So in polity section we will see development of constitution. The Constitution of India is the supreme law of India. Constitution सबसे ऊपर है इंडिया में. It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedure, powers and the duties of government institutions, set out the fundamental rights, directive principle and the duties of the citizen. ठीक है ना. Constitution consists of these fundamental political principles. जो अपने मौलिक अधिकार होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर है प्रोसीजर्स का, जो पावर्स और ड्यूटीज़ जो गवर्नमेंट को दी गई है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को दी गई है, और जो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव नीति निदेशक तत्व होते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट को फॉलो करने होते हैं, और जो ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन है, उस सब से मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनती है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? In the context of a state or nation, the constitution means a set of fundamental principles, basic rules, established precedents that identifies, defines and regulates the various aspects of the state and the structure, powers and functions of the major institution under the three organs: government, executive, legislature and the judiciary. ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन में वही फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो बेसिक रूल्स है, जो एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स है, जैसे लॉ एस्टेब्लिश बाय द फॉलोइंग अर्लियर जुडिशियल डिसीजंस और सब्जेक्ट मेंशन्ड अर्लियर एंड रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट्स. जो स्ट्रक्चर है, पावर्स है, फंक्शंस है, मेजर इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता है. जिसमें पहला है, तीन पार्ट्स में इनको बांटा गया है. पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर, तीसरा है जुडिशरी. जैसे जुडिशरी में सारे कोर्ट्स आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया. लेजिस्लेचर बोले तो पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और ये द एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका. इसमें आते हैं जैसे प्रेसिडेंट, Prime Minister, Council of Ministers. It also provides for the rights and freedoms of citizens, spell out the relationships between citizens and the state. ठीक है ना. ये सिटीजन्स की राइट्स, उनकी स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल्स इस पे हैं, जो स्टेट और एक सिटीजन के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. इट में भी written or unwritten, and it contains fundamental laws of the land. Means no man shall be deprived of his liberty or property but by the judgment of his peers or the law of the land. Means किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा, जो भी स्टेट का लॉ होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी. It is a supreme and ultimate authority. Any decision or action which is not in accordance with it, it will be unconstitutional and unlawful. ठीक है ना. इसका बोलना है कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है या एक्शन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर नहीं है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, तो फिर वो अनलॉफुल माना जाएगा. इट ऑल्सो लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अवॉइड द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी. गवर्नमेंट अपनी पावर का इलीगल यूज नहीं कर सकती, ना सिटीजन पे, ना स्टेट पे, ठीक है ना, ना कंट्री पे. It is not a static but a living document. ये एक स्टैटिक मतलब एकदम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इट कैन बी चेंज, वी कैन डू चेंजेस बिकॉज इट नीड्स टू बी अमेंडेड एज व्हेन रिक्वायर्ड टू कीप इट अपडेटेड. नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, नई इन्वेस्टमेंट आती है समझ लीजिए कंट्री में, तो उसके हिसाब से हमें कई सारे लॉज को चेंज करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है. तो इसे हम संशोधन कर सकते हैं और इसलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं. सो इट्स फ्लेक्सिबिलिटी अनेबल्स इट टू द चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, नीड ऑफ द टाइम एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी. मैंने वही कहा
जो पीपल्स की इच्छाएं हैं, अगर कुछ महत्वाकांक्षा है कुछ डिफरेंट फील्ड में, ये यहाँ पे कुछ नए इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जाने चाहिए, ठीक है ना। और समय की ज़रूरत है, समय बदलता रहता है, कई लॉज बदलने पड़ते हैं। और जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, जैसे कोई पुराने कल्चरल कोई हो जो थोड़े से इलीगल टाइप हो, तो उनको अगर चेंजेस करना है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। शासन करने के लिए, अच्छे शासन करने के लिए, सुशासन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है ना। जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, ठीक है ना, हमें ये एक कोऑर्डिनेशन देता है जितने भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, और एक अश्योरेंस देता है। देखिए कैसे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ठीक है ना, कुछ बेसिक रूल डेट अलाउ द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेशन मतलब प्रोवाइड करता है ये पूरे सोसाइटी को, मतलब कैसे चलना है, कैसे कौन से लॉज फॉलो करने हैं। दिस बेसिक रूल्स आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड एंड नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू अचीव मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जो सारे रूल्स है वो पब्लिकली प्रोमलगेटेड होते हैं, मीन्स यू कैन से फॉर्मली मेड पब्लिकली, तो जिसके कारण हम कोऑर्डिनेशन सोसाइटी में एक आ सकता है। जैसे मतलब कोई लॉज है, कोई हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है कहीं पे, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। दिस रूल्स आर आल्सो मेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल सो एज टू एंश्योर द सिटीजन एडयर टू देम एंड एनी डाइवर्जेंस रिजल्ट इन पनिशमेंट, ठीक है ना। जो रूल्स बना है वो लीगली एनफोर्सिबल मतलब हो सके, मतलब लोगों पे फॉलो कर सके, सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉलो कर सके। लेकिन अगर वो सिटीजन्स फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें पनिशमेंट्स भी है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स की पावर्स की कुछ लिमिटेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन पे कुछ भी थोप नहीं सकती, ठीक है ना। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस, ठीक है ना, दैट द गवर्नमेंट में नेवर ट्रेस पास देम। जैसे दे हैव टू मेक अ लॉ, उन्हें कुछ भी करने के लिए कुछ लॉ बनाना पड़ता है। जैसे वो इम्पोज नहीं कर सकती कि सिटीजन्स मस्ट, इसमें क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट सेट की है। जैसे सिटीजन्स, गवर्नमेंट चाहती है कि दो ही मीन्स आपके दो ही बच्चे हो, दो से ज़्यादा ना हो, लेकिन वो सिटीजन्स पे इम्पोज नहीं कर सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती कि भाई नहीं 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 तुम्हें दो ही करने पड़ेंगे। अगर उन्हें वो करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के उन्हें वो लॉ बनाना होगा वैसा, तब जाके वो दैट्स ऑल इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी, हमारे समाज की महत्वाकांक्षा क्या है, क्या एम है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट्स कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, ठीक है ना। एक सोसाइटी, समाज बनाने के लिए, सोसाइटी में सब कुछ ठीक से फॉलो हो, पुलिस अपना ठीक से काम करे, पीपल ऑफ द सिटीजन्स टैक्स टाइम पर दे, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सोसाइटी की तरह काम करे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन सारे ठीक से काम करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल करता है। हियर कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के थ्रू ये पॉजिटिव वेलफेयर लाने की कोशिश करता है और सोसाइटी के एस्पिरेशंस को पूरी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया एस्पायर टू बी अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने खत्म किया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इन दिस रिगार्ड आर्टिकल 7, अंडर आर्टिकल 17 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई स्टेट या सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। एक्सेस होगी किसी भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट
पब्लिक वेल से, बाथिंग घाट से, रोड से, प्लेसेस से, पब्लिक रिजॉर्ट से, जहाँ पे जनरल पब्लिक का एक्सेस अवेलेबल है, वहाँ पर कोई रोक नहीं किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए। Consequently, this has forced the government to pass the law Untouchability Act in 1955। ठीक है ना, गवर्नमेंट को फोर्सफुली वो लाना ही पड़ा अनटचेबिलिटी का लॉ इन 1955। दिस एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड से मतलब संशोधन किया गया और रीनेम किया गया 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है ना, 1955 दिस हैड मेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। इसके पहले तक ये 1976 के पहले तक पनिशेबल नहीं था। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने फोर्सफुली उसे वो करना पड़ा, गवर्नमेंट को फोर्सफुली उसे पनिशेबल ऑफेंस बनाना पड़ा कि उसके लिए अगर आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेव करोगे अनटचेबिलिटी वाले, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और उन पनिशमेंट्स में क्या क्या रहेगा, कितने साल की जेल होती है, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हाउ वाज इट मेड। ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे और इसे कैसे किसने बनाया और ये कैसे बना। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया है इसमें, तो इसलिए बहुत बड़ा हो गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नाम की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसने इसको बनाया है, विच वॉज कंपोज्ड रफली अलोंग द प्लान सजेस्टेड बाय द कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है ना, ब्रिटिश कैबिनेट जब हमारे अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट भेजा जो कि उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। तो उसके अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस चालू हुई। तो कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान क्या है भाई अंग्रेजों का? द चीफ प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट प्लान वर, क्या मेन प्रपोजल थे कैबिनेट मिशन प्लान के? तो टू फॉर्म अ यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट। ठीक है ना, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, मतलब प्रिंसली ब्रिटिश ऑक्युपाइड जो एरिया था इंडिया का, और जो इंडियन स्टेट्स थे, ठीक है ना, जो जैसे कि प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं हम, जो राजाओं के अंडर था। तो पूरे मतलब जितने भी भारत के जितने भी जो स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, सबको एक करके एक इंडिया बनाना था। ठीक है ना, जिसपे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सके। टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैविंग 389 मेंबर्स। ठीक है ना, उसमें 389 मेंबर्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एन इंटरिम गवर्नमेंट विद 14 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट बनेगी वो उसमें 14 रिप्रेजेंटेटिव कम से कम होने चाहिए बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के, कम से कम 14 with 14 representatives। ठीक है ना, initially the proposal was accepted by the Congress, but the Muslim League under the leadership of Jinnah rejected the proposal and left the interim government। ठीक है ना, ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने, जो सबसे बड़ी पार्टी थी तब की, लेकिन मुस्लिम लीग ने जिन्ना के लीडरशिप के अंडर में उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं फॉलो करेंगे ये। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 से चालू हो गई थी। ठीक है ना, उसकी पहली सिटिंग। इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ठीक है ना, 1935 में जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी, उस टाइम में जो फॉर्म किया था, तो उसी के जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली मीन्स नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, तो वही लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। इन एडिशन देयर वर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है ना, जो राजा वाले, जो राजाशाही वाले, जो मोनार्की वाले कुछ जो पार्ट्स थे इंडिया के, उन्होंने अपने
कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही नॉमिनेटेड कर दिए। वो मतलब किसी से चुन के नहीं आए थे, उनका मतलब रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे वो राजा का, वो स्टेट का जो प्रिंसली स्टेट है। Thus, the numbers of constituent assembly were both indirectly elected और also nominated। ठीक है ना। तो जो मेंबर, जो पूरे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, देखा जाए तो मतलब कोई भी मतलब पीपल के द्वारा चुन के नहीं आया था, ऐसे इनडायरेक्टली कोई इलेक्टेड आ रहा है, कोई कोई नॉमिनेट कर दे रहा है कि भाई तुम हमारे कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करके चले जाओ। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुई मीटिंग, और ये पार्टीशन उनको 1947 में करना पड़ा क्योंकि जिन्ना ने तो उसको ठुकरा दिया था, मुस्लिम लीग पार्टी ने। तो कंसिस्टेड ऑफ, तो फिर कितने बच गए थे, 299 मेंबर्स। ठीक है ना। इसके पहले कितने थे, इतने बड़े वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इतना पूरा एरिया था उसको देखते हुए 389 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 229 सॉरी 299 मेंबर्स। 31 दिसंबर 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इतने मेंबर थे, 299, पूरे इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है आज का जो इंडिया है, 299 मेंबर्स। ठीक है ना। ऑफ दिस 229, इसमें 229 मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है ना, जो लोकल असेंबलीज होती थी वहाँ से चुने गए थे। एंड द रेस्ट वर नॉमिनेटेड अगेन बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो राजा लोग थे हमारे देश के, जो जितने रूल कर रहे थे अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, तो उनने कुछ जो बाकी बच गए थे 229 से, अगर 299 में से 229 हटा दे तो जितने बचते वो रेस्ट ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। The majority of the members in the constituent assembly belong to the Congress party। ठीक है ना। जो मेजर जितने ज़्यादा मेंबर्स थे, सबसे ज़्यादा वो कांग्रेस पार्टी के ही थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है। मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर वर डीपली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी में तो बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा उस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा थे। हेंस दे आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको हम फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी में भाग लिया था। फिर क्या है, in order to avoid disagreement on different issues and principles and to reach consensus on various issues, objective resolution, ये बहुत important है, objective resolution was moved by जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। बहुत सारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, कुछ इश्यूज थे, तो ठीक है ना, उस पर बहुत सारे अलग अलग राय थी। तो एक सामंजस्य बिठाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तारीख थी 17 दिसंबर 1946 में। सो जिसको ऑलमोस्ट अनोनिमसली अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22 1947। उसको सबने मान लिया कि हाँ ठीक है भाई, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है हम उसको मान लेंगे। तो इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स द असेंबली कंप्लीटेड इट्स टास्क बाय नवंबर 26। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया नवंबर 26 1949 में। ठीक है ना। और उसको कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया पर 26 जनवरी 1950 में। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम कैसे किया, ठीक है ना, कैसे काम किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगेन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया उन्होंने, भाई चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो वहाँ का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और फिर द असेंबली वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ एंड सब। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो बहुत सारी कमिटीज़ लगती है, उसके अंदर बड़ी बड़ी कमिटीज़ के अंदर में सब कमिटीज़ भी होती है कई सारी। ठीक है ना। तो ये कमिटीज़ किस प्रकार की थी, द कमिटीज रिलेटेड टू मैटर कंसर्निंग विद प्रोसीजर्स। ठीक है ना। जो भी कोई इशू है, कोई मैटर्स है, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस होनी चाहिए, किसी भी कानून को हम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, उसके ऊपर ये कमेटी थी। कमिटीज़ कैसी होती थी, और कंसर्निंग अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज जैसे एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कोर सेक्शन है, मतलब इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है बहुत। इन एडिशन देयर वाज एन एडवाइजरी कमेटी। ठीक है ना। एडवाइजरी कमेटी जी जो शुरुआत में बाहर से एडवाइस होती थी। ठीक है ना। वो उन मेंबर्स के अंडर में नहीं बनी हुई थी कमेटी, वो बाहर से एडवाइजरी कमेटी थी, वो बाहर से थी। ठीक है ना। ना पड़ा
द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी विद B.R. आम्बेडकर एज इट चेयरमैन। ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। देखिए सबने कानून लॉ सब कुछ प्रोसीजर सब कुछ बना दिया कि भाई ये होगा वो होगा, लेकिन इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इसको किस तरह से सेट किया जाएगा, ठीक है ना, इसका वर्जन कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो द टास्क ऑफ दिस कमेटी वाज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, उनको ड्राफ्ट बनाना था कि मतलब किस तरह से लिखा जाएगा, पहले क्या आएगा, दूसरे इसमें क्या आएगा, तीसरे इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड फॉर 160 डेज, जो है ना इतने दिन अलग अलग मतलब 2 ईयर्स और 11 मंथ में और 18 डेज में 166 डे वो बैठे और उन्होंने ये मीटिंग सीटिंग हुई और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, ठीक है ना, 26 नवंबर 1914, पहले बता दिया उस दिन ये बन गया था जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया था, जो जिनके हेड डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी थे, तो गया था तब इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, तब जाके 26 नवंबर 1914 को इसे कंप्लीट माना गया। द लीडर्स of the Constituent Assembly were conscious that the need of the hour was general agreement on different issues and principle। ठीक है ना, जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर थे, तो मतलब समय की मांग है कि एक जनरल एग्रीमेंट बने कि मतलब जो जितने इश्यूज है, प्रिंसिपल है, उसके ऊपर। तो एज अ रिजल्ट डेलिबरेटरी एफर्ट्स वर मेड टू अचीव कंसेंसस। ठीक है ना, एक सामंजस्य बिठाया उन्होंने। वाइल अराइविंग एट एनी डिसीजन द एस्पिरेशन, मतलब एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है ना, किसी भी लॉ को, कानून नियम को, रूल को बनाने के पहले उन्होंने भारत के लोगों की इच्छाएं क्या है, ठीक है ना, उसको सबसे ऊपर रखा। मेंबर्स ऑफ असेंबली ऐसा बोलते हैं। इम्पोर्टेंट कमिटीज ऑफ, देखिए अभी इम्पोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। ये क्वेश्चंस जैसे who was the chairman of the committee on the rules of procedure, ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग सॉरी रेलवे SSC GK वीके में आते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादातर। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए अपने को। और वैसे यूपीएससी में काम का है ये, हमको इसके नॉलेज होना चाहिए। बीच बीच में पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन। तो जो कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है ना, उसके जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस स्टाफ कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद इसके थे, तीनों इसमें। फिर क्रेडेंशियल कमेटी के अगर देखें तो वो अलादी कृष्ण अय्यर थे। ठीक है ना, हाउस ऑफ कमेटी के पट्टाभी सीतावर रमैया थे। फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी, एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली GV औरंगाबाद। ठीक है ना, ये पूरी कमिटीज थी जिनके हेड ये सब है। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्रिटिसिज्म क्या होते हैं, क्या थे, क्यों मतलब इस पे टीका टिप्पणी की गई। नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है ना, ये बोला गया कि भाई ये तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं। मेंबर्स जो है वो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्ट पीपल ऑफ इंडिया से तो चुने नहीं गए हैं। सिटीजन्स जो है इंडिया के, उनसे तो चुने नहीं गए हैं। ठीक है ना, बाय अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वयस्क मताधिकार से चुने ही नहीं गए हैं। पहला इसके ऊपर ये विरोध हुआ, क्रिटिसिज्म। नॉट अ सॉवरेन बॉडी। The Constituent Assembly was formed basically due to the sanction from the British government। ठीक है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ठीक है ना, हमने तो नहीं बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, पीपल ऑफ इंडिया ने नहीं बोला था। द इंडियन पीपल हैड नो डायरेक्ट रोल इन इंफॉर्मेशन। ये जो पूरा प्रपोज किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ऐसा करो। ठीक है ना, तो ये सॉवरेन नहीं बोल सकते, ये पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बना है। टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना, बहुत टाइम ले लिया इसने, 3 साल ले लिया। ठीक है ना, कंप्लीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस को, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल इसको मतलब डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन
कितनी है, एड्रेस इन देयर कंसर्न इज अ हरकुलिन टास्क, ठीक है ना, बहुत ही टफ टास्क था। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी बहुत सारे जैसे लैंग्वेजेस को डाला गया, तब तब नहीं डाला गया, तो 3 साल लिया इसको, बहुत टाइम लगा। Dominated by a single party, the Constituent Assembly was dominated by the Congress, ठीक है ना, सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम की कांग्रेस थी, लार्जेस्ट पार्टी। तो कांग्रेस एज अ पार्टी वाज सो हेट्रोजेनस, इसमें इतनी विभिन्नता थी कि इसमें मतलब जो इंडिया के हर लैंग्वेज के हर स्टेट का कोई ना कोई इसमें मतलब था, ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो मतलब एक पार्टी की विचारधारा इस पे मतलब दिखती है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ये कह सकते हैं। एजेंडा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज एंड बल्कि, अब एज इतनी टफ लैंग्वेज, मतलब टफ नहीं है, मतलब उस टाइम के हिसाब से लोगों के लिए टफ थी, क्योंकि एज अ लिटरेसी ऑफ पॉपुलेशन वेरी लो। अब इंग्लिश बहुत कम लोग जानते थे तब इंडिया में, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम। इट वॉज ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द एजुकेटेड लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन टू डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब ये उनकी ड्यूटी हो गई कि जो एजुकेटेड लॉयर्स है, वकील है, पॉलिटिशियंस है, वो डिजाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। दो द आर्गुमेंट इज वैलिड बट इट वाज प्योरली आउट ऑफ द नेसेसिटी एंड द चॉइस, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ये आर्गुमेंट वैलिड है, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है अब एक कि भाई है ना, जो एजुकेटेड है उसी को मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ये तो कोई ऐसी चॉइस ही हो गई है वैसी, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं हुई वैसी। नो रेफरेंडम, ठीक है ना, नो पॉपुलर वोट एंड द ऑन द मैटर, ठीक है ना, द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर क्वेश्चन एज देयर वाज नो रेफरेंडम टू अडॉप्ट इट। भाई भारत सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने तो नहीं बोला था कि पीपल ऑफ इंडिया ने तो नहीं बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दो, ये एक तरह से थोपा गया टाइप ऐसा लग रहा है उन पे ज़बरदस्ती। बट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंजॉयड द लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल। अब उन पे तो थोप दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसका मतलब विच ट्रांसलेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग लेजिटिमेट, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन सही है, वैधानिक है, ठीक है ना। वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पीपल ऑफ इंडिया पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, पीपल ऑफ इंडिया को चाहिए था, तो इसलिए मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने बनाया 299 जो मेंबर्स थे, तो वो उस पर उसको इंजॉय कर रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हाँ हाँ सही है, हमने सही काम किया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर कंसर्न्ड अबाउट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ठीक है ना, एंड इंटीग्रिटी यूनिटी ऑफ द कंट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है ना, एक लोकतांत्रिक समाज था, मतलब ऑब्जेक्टिव इसके पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे बनाने का। और उसमें एस्पिरेशंस थे, महत्वाकांक्षा थे पीपल के, इंटीग्रिटी मीन्स ऑनर, अखंडता, यूनिटी, एकता, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे। द मेन एम वाज टू गिव इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन विच फुलफिल द चेरिश्ड आइडिया एंड आइडियल्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है ना। वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक कारण था कि भाई सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से कंट्री चले, ठीक है ना, और जो भी कुछ डेवलपमेंट के आइडियाज़ है पीपल ऑफ द इंडिया के, वो हम प्रैक्टिस में लाए। इन दिस रिगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजंस, ठीक है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है, जैसे द टेरिटरी डेट, ठीक है ना, इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है, ठीक है ना, शेयर्स विद द बाउंड्री शेयर्स विद द डिफरेंट नेबर्स, ठीक है ना, कितनी है, कहाँ पे, द सिटीजनशिप, ठीक है ना, आपकी नागरिकता में भी बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट्स है आपको, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व है जो है स्टेट पॉलिसी के, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एट यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल, ठीक है ना, वो शासन कैसे करेगी, लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे करेगी लोकल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेवरल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड कुछ लॉज इसमें। तो एज सच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर लेड डाउन इन द प्रीएम्बल, ठीक है ना, यही कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट्स में प्रीएम्बल में लिखे गए हैं।
ठीक है ना, प्रीएम्बल। अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एकदम जो मेन फीचर हम जिसे बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अनरिटन नहीं है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the lengthiest written constitution which is an elaborate and detailed document, ठीक है ना, बहुत डिटेल में लिखा गया है इसको, ठीक है ना। और ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रीएम्बल, ठीक है ना। 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें क्या क्या था, प्रीएम्बल था, ठीक है ना, प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है ना। अभी डिफरेंट है, ये चेंज हो चुका है अभी। एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल है, ठीक है, अभी भी उसमें कुछ कुछ चेंज हुए। 465 आर्टिकल्स हो गए जो कि 25 पार्ट्स में बटे, और 12 शेड्यूल्स हो गए, 8 से 12 हो गए, ठीक है ना, ड्यू टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। संशोधन किए गए बहुत सारे संविधान में, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बोल रहे हैं। Apart from containing the fundamental principles of the governance and the detailed administrative provisions to be carried out by various government institutions, there is single constitution for both center and state. ये काम का है। Because of this reason, the nature of the Indian constitution is quite bulky. दोनों स्टेट और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो गया है, ठीक है ना। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फुल्ली रिजिड और नॉर फुल्ली फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, ना ही वो एकदम कठोर है, ना ही वो एकदम लचीला है, ठीक है ना, ना ही एकदम फ्लेक्सिबल है और ना ही एकदम उसको आप मोड़ सकते हो, ठीक है ना। सो बट अ यूनिक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, एक दोनों का एक बीच का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल, दोनों कह सकते हैं, एकदम सख्त भी है और लचीला भी है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना, संशोधन कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों रूप है इसमें, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसे पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो सख्त है, और कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल है। अब देखिए, इन अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ईजी। देखिए मैं बोलता, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसके हम बहुत इजीली नहीं कर सकते चेंज, ठीक है ना, उसको अमेंडमेंट नहीं ला सकते उसमें। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग रिटन इज अ रिजिड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, उसको हम एक रिजिड डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं कि भाई अभी इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट कैन बी ब्रॉट बाय स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है ना। अगर उसको चेंज करना ही है तो एक स्पेशल प्रोसीजर करनी पड़ती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इटसेल्फ इज मेंशन्ड अंडर 360 आर्टिकल 368। 368 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें दिया गया है कि कैसे हम उसको स्पेशल प्रोसीजर से चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, नहीं के बराबर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए फ्लेक्सिबल कैसे है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन इन द सेम मैनर एज द, जो ऑर्डिनरी लॉ हम बनाते हैं, जो प्रोसेस जैसे कोई भी लॉ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें मतलब ऐड करके इसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं उसकी। जैसे कि एग्जांपल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोलते हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, इसमें कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर 3 ways ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 3 तरीके हैं जिससे हम संशोधन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट कर सकते हैं। बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है ना, स्पेशल मेजोरिटी, उस पर 2 by
2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंट मेंबर्स जो रहते हैं पार्लियामेंट उस हाउस में, उसके 50%, मोर देन 50% मेजोरिटी होनी चाहिए, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड अप्रूवल ऑफ स्टेट। ठीक है ना, यही जो प्रोसेस 2/3 जो मैंने बताया ऑफ द मेंबर, प्रेजेंट मेंबर, यही प्रोसीजर स्टेट्स की भी होनी चाहिए। ठीक है ना, 50% दोनों कॉम्बिनेशन में। तीसरा क्या है, द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो एक सिंपल प्रोसेस होती है किसी भी अमेंडमेंट को लाने की, वो बट इट डज नॉट कम अंडर 368 आर्टिकल, ये दोनों 368 में आते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल प्रोसेस से भी जो चेंज करते हैं उसमें सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%, और जितने प्रेजेंट मेंबर है इसमें 2/3 वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट। The Constitution of India includes the fundamental right that protects the citizens against the arbitrary absolute excess। ठीक है ना, जो मनमाना आप बोल सकते हैं, या एकदम मतलब जो स्टेट उसका इलीगली यूज़ नहीं कर सकता आप पे। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसके खिलाफ। ठीक है ना, आपको ज़बरदस्ती जेल में नहीं डाल देगा। ठीक है ना, आपको और दूसरे इंडिविजुअल से बचाता है, अदर इंडिविजुअल से और स्टेट से बचाता है, कि मतलब वो कुछ आपके खिलाफ गलत ना कर सके। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही गवर्नमेंट या स्टेट आप पर कुछ कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है ना, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन गारंटीज 16, पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए, इंडियन सिटीजन्स को दिए। ठीक है ना, जो गारंटी देता है 6 फंडामेंटल राइट्स के लिए। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। आप अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है उनके खिलाफ अगर कोई हनन हो रहा है, ठीक है ना, कोई आपको वो राइट्स प्रैक्टिस में नहीं हो पा रहा, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, वन कैन मूव द कोर्ट फॉर द लॉ फॉर देयर प्रोटेक्शन, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप जा सकते हैं अगर वॉयलेट हो रहा है तो। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल। जितनी फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस है, इफ बट नॉट, ऐसी कंडीशंस है एकदम। जैसे अगर आप लाउड स्पीकर अगर एग्जांपल दे रहे हो, लाउड स्पीकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं पब्लिकली, तो हो सकता है दूसरे को डिस्टर्ब हो, तो कुछ डेसिबल्स ऑफ साउंड ऐसा डिसाइड किया है कोर्ट ने कि इतने के अंदर ही आप कीजिए, नहीं तो लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है ना, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। वो सस्पेंड हो सकते हैं ये राइट्स, लेकिन एक्सेप्ट 2 ऐसे राइट्स है जिसकी गारंटी नेशनल इमरजेंसी में मिलेगी, आर्टिकल 20 और 21। 20 आर्टिकल प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना, ये 2 राइट आपके तभी भी सुरक्षित रहेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन। ठीक है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, दे वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत काम का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया। तो ये ऐड हुए तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, 76 में पार्ट 4A में डाला था इसको। और किसके द्वारा लाया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देयर आर 11, ठीक है ना, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। किसके लिए है, स्टेट इंडियन सिटीजन्स के लिए, कि आपको करना चाहिए। Which are the obligations which every citizen is expected to perform while enjoying। अपने राइट को एंजॉय करते हुए ये भी कर्तव्य आपने परफॉर्म करना चाहिए, ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप
अपने राइट्स को तो एंजॉय कीजिए, लेकिन ये करते हुए भी निभाइए। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसके लिए आप इस कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए होंगे, फॉरेनर के लिए नहीं है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द, ठीक है ना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में जो 42 अमेंडमेंट से एक्ट से लाया गया है, ये यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से दिया गया था, जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। फिर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के लिए है, जो भी गवर्नमेंट रूल करती है उसके लिए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि कोई भी आप लॉज कुछ भी आप बना रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो इसके मतलब इसको ध्यान में रख के बनाइए, इसके अंडर बनाइए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर प्रेजेंट इन फोर्थ पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, ठीक है। दे आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है ना। सामाजिक और आर्थिक न्याय इसका लक्ष्य है। टू अवर पीपल एंड सीक टू एस्टेब्लिश एक वेलफेयर स्टेट बनाना इन इंडिया वेयर देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब कुछ लोगों के हाथ में ना पूरे रिसोर्सेज चले जाए, ठीक है ना। सबको मतलब अपना डेवलपमेंट करने का मौका मिलना चाहिए। दे ऑल्सो सर्व एज अ गाइड टू द स्टेट टू फॉर्मुलेट लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है ना। वही मैं बोल रहा था, स्टेट को कैसे लॉ कैसे बनाने हैं, पॉलिसी कैसे बनानी है, मतलब इसको मतलब जो फंडामेंटल बोल रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको देखते हुए कैसे लॉज बनाने हैं, कैसे पॉलिसी बनानी है, ठीक है ना। तो इससे हमें मतलब इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई हाँ ऐसे लॉ बनाने हैं वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए, तो ये स्टेट के लिए बोल रहा है वो, ठीक है ना, नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछते प्री में। हेंस दे आर कॉल्ड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जो भी इंस्ट्रक्शन बोले तो जो भी लॉज बना रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन है, मतलब कैसे लॉ बनाने हैं, तो इसको इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। जो पार्लियामेंट में जो लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए बोला। However, unlike the fundamental rights, the directive principle are not justiciable in nature, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये तो फॉलो नहीं करे, बट इफ दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर दे आर नॉट एनफोर्सेबल। हाँ, कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है कि भाई आप तो इसका वॉल्यूशन कर रहे हैं, आप ये इसको देख के नहीं बना रहे, मतलब वो एक कह सकते हैं कि मतलब उसको मतलब आपको सिर्फ मतलब उसको ध्यान में रख के आपको बनाना है, मतलब लॉज, लेकिन उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई इसके हिसाब से आपने बनाया नहीं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड बाय द, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है मतलब कि किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जैसे फ्यूचर में आएगी तो उसको, या जो अभी प्रेजेंट में है तो उसको इस ध्यान में करना, इस जो स्टेट पॉलिसी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, उसके हिसाब से ही आपको लॉज बनाना है। तो ये आयरिश गवर्नमेंट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है ना। ये हमने ये भी क्वेश्चन काम का इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड एकीकृत, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है इसमें जुडिशियल में, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबका मिलके, एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट है, उसका किसी दबाव नहीं है, ऐसा सिस्टम है। Unlike the judicial system of the United States of America, the Indian Constitution has established an integrated judicial system. इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, कंट्रोल कैन कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस पावर ओवर द स्टेट हाई कोर्ट, और इन अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम देयर इज अ सेपरेट जुडिशरी फॉर स्टेट एंड फेडरेशन, सो देयर इज नो कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस पावर आर अवेलेबल फॉर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एज अपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जितने भी कोर्ट्स है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वही सबसे बड़ा हेड है, वो चाहे तो अपने छोटे कोर्ट के डिसीजंस को बदल सकता है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट्स,
ठीक है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट से जो नीचे है उनको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जितने सॉरी जो नीचे के लोअर कोर्ट से जितने हाई कोर्ट के अंडर आते हैं तो उनको वो कंट्रोल करता है। दिस यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम इज एम्ड एट प्रमोटिंग ensuring जस्टिस टू ऑल सिटीजन इन यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है ना, ये सिस्टम ऐसा बना गया है ताकि सबको इससे जस्टिस मिले। यूनिफॉर्म मैनर का सेंस ये दे रहा है कि जैसे कि अगर आप लोअर कोर्ट में आपके साथ मतलब आप सोच रहे कि आपको जस्टिस नहीं हुआ है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो राइट है अमीर गरीब सबको समान न्याय देता है। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है ना, ये सबसे मेन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस कोर्ट को भी इंडिपेंडेंस दे रहा है कि भाई तेरे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना, यू कैन नॉट बी कंट्रोल बाय एनीवन विच इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्स जो है, पार्लियामेंट हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, और अपना कार्यपालिका मतलब पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते उस इसमें। ठीक है ना, द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली। ठीक है ना, जजेस को निकालना बहुत उसकी प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इजी नहीं है निकालना। सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल ही नागरिकता मिलेगी आपको, विच मीन्स दैट एवरी इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज प्लेस, हर रेजिडेंस और बर्थ इन द कंट्री। ठीक है ना, वो कहीं भी रहता हो, कहीं भी उसका बर्थ हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडियन सिटीजन है। दिस प्रोविजन इन द इंडियन सिटीजन री एनफोर्सेज द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी यूनिटी। ठीक है ना, ये इंटीग्रिटी, इक्वलिटी, यूनिटी ऐसी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है इसका। दिस इज अनलाइक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर देयर इज अ सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप। अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ स्टेट वेयर ही शी लिव्स एज वेल एज शी इज़ अ सिटीजन ऑफ यूएसए। यूएसए में जो स्टेट है, और जो स्टेट की तो सिटीजनशिप है और लेकिन यूएसए की भी सिटीजनशिप है, तो दो सिटीजनशिप है वहाँ पे। इसमें जैसे अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप है तो आपको यूएसए का सिटीजनशिप उस वक्त आपको नहीं मिल पाएगा। सिर्फ आपको अगर यूएस का सिटीजनशिप चाहिए तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट। ठीक है, सबका वोट बराबर है और एक पर्सन का एक ही वोट रहेगा। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 ईयर अबव एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, उसका रिलीजन नहीं देखा जाएगा, उसकी रेस नहीं देखी जाएगी, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं देखा जाएगा कि वो कहाँ जन्मा है इंडिया के अंदर। ठीक है ना, उसका जो वोट रहेगा वो एक वोट, एक वन पर्सन। दिस राइट इज नोन एज द यूनिवर्सल। इस तरह के राइट को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश पॉलिटिकल इक्वलिटी इन इंडिया थ्रू द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है ना, इससे पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलती है। ठीक है ना, इक्वलिटी मिलती है कि आप किसी पार्टी को वोट कर सकते हैं। ठीक है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम देखिए, अभी फेडरल सिस्टम जब भी वर्ड आता है तो अमेरिका का ही कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेज अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन फेडरल वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, ये भी प्री में पूछा जा सकता है। इन फेडरेशन देयर आर टू गवर्नमेंट्स। ठीक है ना, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। जब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करते हैं तो उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। इट हैज़ गॉट ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जैसे फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टू टायर्स, दो प्रकार की गवर्नमेंट, एक यूनियन लेवल पे, एक स्टेट लेवल नहीं सॉरी द डिवीजन पावर्स बिटवीन द यूनियन। ठीक है ना, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों पावर्स का सेपरेशन भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है दोनों के पास में। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज मेड द यूनियन गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़्यादा पावर यूनियन को दी है, स्टेट से ज़्यादा।
क्यों दिए? इट हैज़ ऑल्सो गॉट यूनिटरी फीचर्स सच एज अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। यूनियन को एकदम ऐसी जुडिशरी दी है जो सबको कंट्रोल भी कर सकती है, बाकी स्टेट के जितने कोर्ट्स को। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना, इंडिया में आप कहीं भी रहे तो सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंटर का सारी मेन पावर सेंटर के पास में है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट हो या कंट्री हो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज सेड दैट इंडिया एज अ क्वाजी फेडरल, नाइदर फुल्ली फेडरल नॉर यूनिटरी। तो इसमें ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे स्टेट्स को चला रही है। स्टेट भी चला रही है, मतलब रूल कर रही है स्टेट में, और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी रूल कर रही है पूरी कंट्री को। और स्टेट में जहाँ जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ जहाँ पे उनके मतलब जहाँ जहाँ पे वो लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसे क्वाजी फेडरल कहते हैं, क्वाजी फेडरल। इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन फेडरल सिस्टम के, जैसे टू टायर गवर्नमेंट है। टू टायर गवर्नमेंट में क्या है, वन फॉर एंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अदर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स काम का है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स बिटवीन द टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 3 प्रकार की लिस्ट होती है, जैसे यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल के लिए, स्टेट लिस्ट जो राज्यों के लिए, और एक द कॉन्करेंट सीट है जो दोनों के लिए है। दोनों उस पर लॉज बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ 100 आइटम, ठीक है ना, उसमें 100 आइटम है। द लास्ट आइटम इज नंबर्ड 97। दीज आर द, ठीक है ना, अभी फिलहाल में 100 आइटम्स है। दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें जो मेन क्या है, डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम, मतलब जो कम्युनिकेशन का है, जो डिफेंस का है कंट्री के लिए। रेलवे जो एकदम इकोनॉमिक एक बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसके अंडर है। स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स है, पहले शायद इसमें 66 थे और इसमें भी 97 थे, तो अभी 61 है। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल, देख रहे हैं 66 थे और ये 61 हो गए, कम हो गए। दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट सच एज स्टेट में, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, पुलिस हो गई, पुलिस स्टेट के अंदर आएगी, आती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, हेल्थ आता है गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अभी कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आइटम्स है, 47 थे पहले, तो इसको बढ़ा दिया। दीज आर द सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, दोनों उसमें लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो उसमें एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेड है, यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, इकोनॉमिक है, सोशल एंड सोशल प्लानिंग है, ठीक है ना। ये ऑन द लिस्ट बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव कॉन्करेंट जुरिडिक्शन। इसमें कोर्ट्स भी कॉन्करेंट वाली बनती है, ठीक है ना। ऐसी कोर्ट्स भी है जिसमें जैसे इनके इसमें कन्फ्लिक्ट होता है अगर इनके डिसीजन में, इन मैटर्स पे, तो उसके लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं, तो इसलिए कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है उसमें। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस powers on those subjects that are not enumerated under the union list and state list and concurrent to the union, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे जो कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जिसपे यूनियन लिस्ट में भी नहीं है और स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कॉन्करेंट में भी नहीं है, तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट को ही पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप ही मतलब बना सकते। सच पावर्स आर नोन एज रेसिड्यूरी पावर्स। ये बहुत स्पेशल पावर है जो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अभी कोई डिस्प्यूट होता है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में सेम टॉपिक, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों उस पर रूल बना सकते हैं। इट कैन बी रिजॉल्व बाय द जुडिशरी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए उसके हिसाब से जुडिशरी तय करेगा कि किसका पल्ला भारी होगा। Parliament form of government. The Constitution of India has opted for the British Parliament system of government. ब्रिटिशर्स की जैसी पार्लियामेंट होती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स होती थी, उसको हमने अपनाया है।
ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो एट बोथ सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं अपनाया है, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, ठीक है। द कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट, the core principle of parliamentary government is the responsibility of the executive to the legislature consisting of the representative of the people। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, जो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी है। लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे हैं, लोगों के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके प्रति एग्जीक्यूटिव उत्तरदायी है। तो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द कंट्री बोल सकते हो। एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब उसके नाम पे सारी प्रोसीजर की जाती है, इसलिए नॉमिनल बोला है, ही इज नॉट अ रियल एग्जीक्यूटिव। वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो जितने भी डिफरेंट सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर डिफरेंट मिनिस्ट्री है, सॉरी, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो इसके हेड होते हैं, तो इनके ऊपर ही जो जो मेन हेड रहता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, द रियल हेड, द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और ये क्या है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर, ठीक है ना। There is a close relationship between the executive and the legislature, and the council of minister is collectively responsible to the Lok Sabha। इसका मतलब है प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद, काउंसिल मिनिस्टर, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, मीन्स लोकसभा के प्रति। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और ये सुनिश्चित करती है कार्यपालिका अपने क्षेत्राधिकार से का उल्लंघन न करे, संसद के प्रति और उत्तरदायी बनी रहे। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या कहते हैं? The constitution makers also foresaw that there could be situations when the government could not run as in ordinary times। इमरजेंसी प्रोविजन कब लगते हैं? जब कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, मतलब जिसका इफेक्ट गवर्नेंस में हो रहा है, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन में हो रहा है, तो to cope with this such situation the constitution elaborates emergency provision, ठीक है ना। emergency provisions प्रोवाइड की जाती है, constitution में लिखी है। तो तीन टाइप का इमरजेंसीज है, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, अगर वॉर हो जाता है, किसी दूसरी कंट्री के साथ में वॉर हो जाता है, एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो जाता है, आर्म रिबेलियन हो जाता है, जैसे इंडिया के पार्ट में कोई लोग हथियार उठा लेते हैं, जैसे नक्सलाइट्स, माओवादी, ऐसे कुछ सिचुएशन होती है नेशनल इमरजेंसी वाली, जो आर्टिकल 352 में दिया है। तो नेशनल इमरजेंसी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी अभी स्टेट के लिए, ये नेशनल ये पूरी कंट्री के लिए था। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। और फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जैसे सेंट्रल लेवल में अगर फेल हो रहा है, फेलियर हो रहा है, तो जैसे गवर्नमेंट कभी कभी फॉल कर जाती है, तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल रही है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो आर्टिकल 356 जब उसमें फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द मशीनरी, ठीक है ना, ऑफ स्टेट की, अगर वो फेल हो जाए तो 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी लगती है, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और फेलियर टू कंप्लाई द डायरेक्शंस, जैसे मैंने बोला सेंट्रल के अगर डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं चल रही है, जैसे फूड सेफ्टी में हो गया या एजुकेशन में हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कंट्री ने इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी कंट्री में, लेकिन कोई स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, तब ये आर्टिकल 365 को लगाया जाता है। ये और ये जो है, ये अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है तब 356, और जब सेंटर के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चल रही है तो 365 पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अगर हमारी इंडिया की गिर जाती है, क्रेडिट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 360
लागू होगा, जो कि अभी तक इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है आर्टिकल 360 के द्वारा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं आई अभी तक। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि जब इमरजेंसी का टाइम होगा तो फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी, ठीक है ना, जो स्टेट की जितनी गवर्नमेंट्स है वो सब कोलैप्स कर जाएगी, सिर्फ एक गवर्नमेंट के हिसाब से पूरी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ये बहुत काम का पॉइंट है। ठीक, मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेजर सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है यूनाइटेड किंगडम में। द यूनाइटेड स्टेट किंगडम से हमने ये सब लिया है, ये प्रोविजंस लिए हैं। क्या क्या लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होगा, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर लिया है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट लिए, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट में, ये लिया है, बाई कैमरल पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रोविजंस ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, लेजिस्लेशन, सिटीजनशिप, रीट्स, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ द लॉ का मतलब टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, फंडा प्रियम्बल लिया है, ठीक है ना। प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको इसमें शॉर्ट में लिखा है। फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, जुडिशियल रिव्यू, कोई भी डिसीजन जो कोर्ट ने लिया है उस पर रिव्यू कर सकते हैं फिर से, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो उसके लिए, रिमूवल ऑफ जजेस है, जजेस को भी हटाया जा सकता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। कनाडा से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैसे फंक्शन करेगा, ठीक। फेडरल सिस्टम लिया है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम तो है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रेसिडुअरी पावर्स टू द सेंटर, सेंटर को बहुत पावरफुल पावर्स दी गई है। रेसिडुअरी पावर्स हमने देखा था वो जो किसी लिस्ट में नहीं है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट, जो भी गवर्नर को अपन अपॉइंट करेंगे स्टेट में वो सेंटर ही करेगा, स्टेट कभी नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इसमें एडवाइजरी, जैसे कोर्ट को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें एडवाइजरी कमेटी जैसे टाइप, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है ना, राज्यों के बीच में ट्रेड के लिए है। सेंटर और स्टेट को साथ में फंक्शन का है। ट्रेड एंड कॉमर्स में है। कॉन्करेंट लिस्ट होनी चाहिए स्टेट और सेंट्रल के लिए, एक ऐसे टॉपिक होने चाहिए जो जिस पे दोनों लॉज बना सके। और फिर क्या है? जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इशू ऐसे मैटर टॉपिक्स होते हैं जिन पे जॉइंट सिटिंग, जॉइंट वोटिंग होनी रहती है, तो इसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है? आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है ना। गवर्नमेंट को कैसे लॉज बनाने हैं। फिर क्या है? मतलब इनको ध्यान रखते हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे, ठीक है ना, वो आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा में नॉमिनेशन के द्वारा जो मेंबर्स आते हैं उसके ऊपर। फ्रांस में भी रिपब्लिक है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। लिबर्टी लिया है, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये ऐसे वर्ड्स फ्रांस से लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के लिए, ये फ्रांस के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिया है।
आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। ठीक है ना, जितने हमारे सिटीजन्स है उनको सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल न्याय की परिभाषा, डेफिनेशन प्रियम्बल में है। सो प्रियम्बल में ऐड किए वर्ड्स। साउथ अफ्रीका से के लिए अमेंडमेंट, संशोधन करने की प्रोसेस। फिर क्या लिया है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, कि भाई इलेक्ट कैसे होंगे, क्या प्रोसेस है राज्यसभा मेंबर की इलेक्ट होने की। नॉमिनेशन का हमने लिया था राज्यसभा का, नॉमिनेशन का आयरलैंड से लिया था, ये थोड़ा याद रखना। जर्मनी में इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन। ठीक है ना, इमरजेंसी जो पावर्स है वो यूनियन के पास रहेगी, सेंट्रल के पास रहेगी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी में सारे राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ दो राइट्स को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 821। जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो Rule by law indicates that decisions are forced upon a citizen, while rule of law is to control the unlimited access of the power. फेडरल स्कीम, रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है ना, ये सब 1935 में जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट हुआ था उसमें जो प्रोसेस जो भी कुछ था, फेडरल स्कीम जैसे ये सब जो है लॉज, ये सब हमने उससे लिया है। ठीक है ना, और फिर नेक्स्ट क्या है, सिनॉप्सिस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है ना, ये आर्टिकल है हमारे, ये पार्ट्स है, इतने पार्ट्स में बांटा गया है, 1 2 3 4 है, 5 6। ठीक है ना, पार्ट 1 में यूनियन एंड स्टेटरी, तो 1 से 4, तो ये पूरे आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट्स है, इनके अंदर में आर्टिकल्स है। जैसे द यूनियन एंड स्टेटरी में 4 आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 4, सिटीजनशिप में 5 to 11, फंडामेंटल में 12 to 35। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं। ये देखिए आर्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। फिर क्या है, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स है हमारे, ये बहुत काम किया है। फर्स्ट शेड्यूल, वैसे आर्टिकल भी बहुत काम किया है, हमें याद रखना चाहिए। पहला शेड्यूल है, नेम्स एंड द स्टेट ऑफ देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। कौन से स्टेट है उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कौन से कहीं कहीं पे 2 स्टेट 2 और 3 स्टेट को मिला के एक ही जुरिडिक्शन है, एक ही मतलब हाई कोर्ट जैसे बोल सकते हैं वो है। और नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर स्टेट, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके विस्तार की जानकारी दी गई है। सेकंड में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट गवर्नर है, उनको उनकी तनख्वाह, उपलब्धियाँ, क्या क्या अवार्ड्स जो भी है वो सब के बारे में। स्पीकर, डिप्यूटी, चेयरमैन, स्पीकर ऑफ एंड ड्यूटी, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, कॉम्प्ट्रोलर ऑन एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड में क्या है, शपथ है, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, जो वो पद लेते हैं यूनियन मिनिस्टर का कैंडिडेट फॉर इलेक्शन तो उन्हें ओथ देना पड़ता है, शपथ ग्रहण करना, शपथ देना पड़ता है। इसमें देखिए यूनियन मिनिस्टर का है कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का है, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है प्रीलिम में कि सेकंड और थर्ड में कौन से कॉमन है। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा आपको, गवर्नर ऑफ स्टेट्स नहीं मिलेगा, स्पीकर एंड डिप्यूटी नहीं मिलेगा। तो जो कॉमन कौन से है, जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, और कौन सा है, कॉम्प्ट्रोलर होगा शायद, कॉम्प्ट्रोलर है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो कुछ कुछ जो कॉमन से है वो पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्या है, फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, एलोकेशंस राज्यसभा में मतलब सीट कैसे भरी जाएंगी, ठीक है ना, उसके बारे में है। और यूनियन टेरिटरीज से कैसे आएंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है ना, जो आदिवासी इलाके हैं या जो पिछड़े इलाके हैं, तो वहाँ पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी गवर्नमेंट। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वो ट्राइबल एरियाज के ऊपर है। इसमें मतलब मेंशन डायरेक्ट किया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। दोनों ही शेड्यूल फिफ्थ और सिक्स को देखे तो दोनों ही प्रोटेक्शन देते हैं कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ट्राइबल को, और बोथ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ट्राइबल्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, सो दे could maintain their tribal identity without any exploitation. सेवंथ शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट वन, लिस्ट टू। हाँ, ये वही लिस्ट है जिसमें डिवीजन किया है यूनियन और स्टेट्स का। तो लिस्ट वन जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है ना, और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी प्रेजेंटली वो बोल रहा है कि 100 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 97 थे, अभी स्टेट में है 61, पहले 66 थे, कॉन्करेंट में अभी 52 है, पहले 47 थे। एट्थ शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना था तब 14 लैंग्वेज को इंक्लूड किया था, लेकिन अभी करेंटली 22 लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें प्री में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लैंग्वेज है कि नहीं, ये लैंग्वेज कब आई। ये देखिए अभी कौन सी, आसामी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी एक ही नाम है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब देखिए अभी ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधी कब ऐड की थी, सिंधी को ऐड किया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1967 में। सिंधी को 1967 में ऐड किया था 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1992 में ऐड किया था। और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट 2003 में ऐड किया था। तो इसके प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और क्या है, 9 शेड्यूल, टोटल देखिए 9, 10, 11, 12 तक है। 9 शेड्यूल में क्या है, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड एंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स। ठीक है ना, जो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है ये, और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। दिस शेड्यूल वाज एडेड, देखिए फर्स्ट पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बहुत काम का क्वेश्चन है, 1951 में हुआ था सबसे पहला, उसमें ये 9 शेड्यूल को ऐड किया था टू प्रोटेक्ट द लॉज laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of the fundamental rights. In 2007, the Supreme Court ruled that the laws are included in this schedule after 1973 are now open to judicial review किया जा सकता है। ये एक नया ऐड हुआ था इसमें, ठीक है ना, वो भी 2007 में ऐड हुआ था ये चीज़। 10th में क्या है, provisions relating to disqualification of the members of parliament and state legislature on the ground of defection. This schedule was, ठीक है ना, provision related to disqualification कर दिया जाएगा पार्लियामेंट्री जो सिलेक्टेड मेंबर्स है, क्योंकि वो अगर दल बदल है, अगर स्टेट लेजर में वो दल बदल रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सिलेक्ट होने के बाद में, ठीक है ना, तो दिस शेड्यूल वाज एडेड, तो उनका रिजेक्शन होगा। दिस 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया था 1985 में। तो इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। उसके बाद से वो चेंज नहीं कर सकते थे सिलेक्ट होने के बाद में, क्योंकि इससे क्या होता था, पार्लियामेंट का संसद है जो चल रही है, जो पूरे मेंबर्स है, तो उसका एक बैलेंस बिगड़ जाता था, ठीक है ना,
स्पेसिफाइज द पावर्स, 11 में स्पेसिफाइज द पावर्स एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक है ना, जो पंचायत को बहुत पंचायत को इसमें पावर्स दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इसमें 29 मैटर्स आते हैं और ये शेड्यूल वाज एडेड इन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था, जो कि एक्ट है 1992 का। और वैसे ही बिल्कुल सेम 74 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में डाला गया म्यूनसिपैलिटी का कंसेप्ट। उसको पावर्स और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसमें 18 मैटर्स है और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट ऑफ 1992 में ऐड किया गया।